आज की इस गहराई से पड़ताल करने वाली चर्चा में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल और राजनीति दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, मतलब ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि कुछ पन्नों का एक मसौदा जिसे शुरुआत में सिर्फ एक राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने के लिए लाया गया था, वही आगे चलकर भारत के विभाजन की एक तरह से ब्लूप्रिंट बन गया। एकदम सही कहा। हम बात कर रहे हैं साल 1929 में आए जिन्ना के 14 सूत्रीय फॉर्मूले की। जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं और खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है ना? क्योंकि इस विषय को समझे बिना हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी पूरी तरह से समझ में आ ही नहीं सकती। सही बात है। और इसीलिए आज का हमारा मिशन यही है कि इन 14 सूत्रों को सिर्फ रटने के बजाय हम इसकी पीछे की पूरी राजनीति को समझें। मतलब ये फॉर्मूला क्यों लाया गया और ये 1928 की नेहरू रिपोर्ट से कैसे अलग था, इन सब पर बात करेंगे। और इस पूरी ऐतिहासिक घटना को स्पष्ट करने के लिए हमने कुछ बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, जैसे इग्नू के ऐतिहासिक नोट्स हो गए, बायजूस, टेक्स्ट बुक और स्टडी आईक्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स के बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल्स का हमने अध्ययन किया है। साथ ही विकिपीडिया और कुछ अन्य ऐतिहासिक किताबों के अंश भी शामिल किए हैं, ताकि आज की इस विस्तृत चर्चा में हर एक पहलू बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। तो चलिए इस पॉलिटिकल थ्रिलर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये किसी थ्रिलर से कम नहीं था जहां हर नेता अपनी चाल चल रहा था। अगर हम कहानी की शुरुआत देखें तो हमें 1920 के दशक के उस भारी तनाव वाले माहौल में जाना होगा, जहां से इस पूरे विवाद की जड़ पनपी थी। तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए साइमन कमीशन भेजा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। बिल्कुल नहीं था, और इसीलिए इसे ऑल वाइट कमीशन कहा गया। और पूरे भारत में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। अब इसी विरोध से छिड़कर उस समय के जो भारत सचिव थे, लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी चुनौती डाली। एक तरह से भारतीयों का अपमान करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय लोग सिर्फ विरोध करना जानते हैं। हाँ, उनका कहना था कि भारतीयों में इतनी राजनीतिक समझ या एकता है ही नहीं कि वो खुद अपना कोई ऐसा संविधान बना सकें जो सभी दलों को मंजूर हो। ये बहुत बड़ा ताना था, लेकिन भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को बहुत गंभीरता से लिया। एकदम। और इसी के जवाब में फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जहां काफी लंबी बहसों के बाद पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसका काम था भारत के भावी संविधान का मसौदा तैयार करना। और जब अगस्त 1928 में इस समिति ने अपना ड्राफ्ट पेश किया, तो उसे ही हम इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। आप देखिए, नेहरू रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग की गई थी। मौलिक अधिकारों की भी बात थी इसमें। हाँ, लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने एक मजबूत केंद्र की वकालत की थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो विवाद यहीं से शुरू हुआ। जी। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट के इन प्रावधानों से बिल्कुल खुश नहीं थे। खुश होने का सवाल ही नहीं था। नेहरू रिपोर्ट कह रही थी कि अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएं, लेकिन चुनाव संयुक्त निर्वाचक मंडल यानी जॉइंट इलेक्टोरेट के जरिए ही हों। और एक बात ये भी थी कि रिपोर्ट में जो अवशिष्ट शक्तियां थीं, जिन्हें हम रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं, वो केंद्र के पास रखने की बात कही गई थी। सही कहा। और इसी वजह से मुस्लिम नेताओं जैसे आगा खां और मोहम्मद शफी ने इस रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने तो इसे मुसलमानों के लिए डेथ वारंट तक कह दिया। डेथ वारंट? मतलब उनका डर ये था कि अगर मजबूत केंद्र बन गया और संयुक्त चुनाव प्रणाली लागू हो गई तो हिंदू बहुसंख्यक व्यवस्था में मुसलमानों की जो राजनीतिक पहचान है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब यहाँ जो आपने अवशिष्ट शक्तियों या रेजिडुअरी पावर्स का जिक्र किया, उसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। मान लीजिए एक जॉइंट फैमिली है। परिवार में हर महीने कुछ तय खर्चे होते हैं जो सब मिलकर उठाते हैं।
लेकिन एक इमरजेंसी फंड भी होता है जिस पर फैसला लेने का हक किसी एक के पास होना चाहिए। अब सवाल ये था कि ये जो अतिरिक्त शक्ति है, ये परिवार के मुखिया यानी केंद्र सरकार के पास रहेगी या फिर अलग-अलग भाइयों यानी प्रांतीय सरकारों के पास रहेगी। बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो नेहरू रिपोर्ट चाहती थी भी ये शक्ति मुखिया के पास यानी केंद्र के पास रहे ताकि देश एकजुट रहे। लेकिन जिन्ना का मानना था कि ये शक्ति प्रांतों के पास होनी चाहिए, ताकि जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं वो अपनी मर्जी से फैसले ले सकें और केंद्र उन पर हावी ना हो पाए। बिल्कुल। और इसी असंतोष को सुलझाने के लिए दिसंबर 1928 में कलकत्ता में एक और सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से नेहरू रिपोर्ट में 3 बहुत ही क्रिटिकल संशोधन मांगे। पहला संशोधन ये था कि केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व तय किया जाए, यानी 1/3 सीट्स। हाँ। दूसरा ये कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। और तीसरा वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के बजाय प्रांतों को दी जाएं। लेकिन कलकत्ता के उस सम्मेलन में जो हुआ उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। मतलब कांग्रेस और खासकर हिंदू महासभा के जो नेता थे जैसे M.R. जयकर, उन्होंने इन संशोधनों का बहुत कड़ा विरोध किया। उनका स्पष्ट मानना था कि एक मजबूत एकात्मक प्रणाली होनी चाहिए और वे सांप्रदायिक आधार पर किसी भी तरह के विशेष प्रतिनिधित्व के सख्त खिलाफ थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि कलकत्ता अधिवेशन में जिन्ना के उन तीनों संशोधनों को भारी बहुमत से ठुकरा दिया गया। ये एक बहुत ही भावुक और राजनीतिक रूप से निर्णायक पल था। कहा जाता है कि जब ये संशोधन खारिज हुए तो जिन्ना ने इसे रास्ते अलग होने का बिंदु करार दिया, पार्टिंग ऑफ वेज। जी। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में जिक्र है कि उस दिन जिन्ना को लगा कि अब कांग्रेस के साथ मिलकर चलना या कोई साझा राजनीतिक भविष्य खोजना लगभग असंभव है। और इसी झटके के जवाब में मार्च 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जहां जिन्ना ने अपने वो प्रसिद्ध 14 सूत्र पेश किए। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन 14 सूत्रों को समझना जरूरी है। लेकिन अगर हम इन्हें 1 से 14 तक लाइन से रटने बैठेंगे तो ये बहुत उबाऊ हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए हम इन्हें तार्किक श्रेणियों में बांटकर समझेंगे। तो इन 14 सूत्रों को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघीय और प्रांतीय ढांचे की। जिन्ना असल में सत्ता का विकेंद्रीकरण चाह रहे थे। उनकी कोशिश थी कि प्रांतों को ज्यादा से ज्यादा ताकत मिले। उन्होंने अपने सूत्रों में एकदम साफ कर दिया था कि भविष्य का संविधान पूरी तरह से संघीय होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों में निहित होनी चाहिए। इसके अलावा देश के सभी प्रांतों को एक समान प्रांतीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त ये भी जोड़ दी थी कि भारतीय संघ के राज्यों की सहमति के बिना केंद्र द्वारा संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि जिन्ना एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रहे थे जहां दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार चाहकर भी मुस्लिम बहुल प्रांतों के फैसलों को पलट ना सके। एग्जैक्टली। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी पर, जो था मुस्लिम प्रतिनिधित्व और चुनाव प्रणाली। ये वो मुद्दा था जिस पर नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के फॉर्मूले में सबसे बड़ी टक्कर थे। क्योंकि चुनाव प्रणाली को लेकर जिन्ना का रुख बहुत कड़ा था। उन्होंने पुरजोर मांग की कि सांप्रदायिक समूहों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा ही जारी रहना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। हालांकि उन्होंने ये विकल्प खुला रखा था कि अगर कोई समुदाय बाद में चाहे तो संयुक्त चुनाव प्रणाली को चुन सकता है। लेकिन यहाँ पृथक निर्वाचक मंडल और संयुक्त निर्वाचक मंडल का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, संयुक्त चुनाव प्रणाली में, जिसकी नेहरू रिपोर्ट वकालत कर रही थी, उसमें सीटें भले ही आरक्षित हों, लेकिन वोट डालने का अधिकार उस क्षेत्र के सभी लोगों को होता है, चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों या सिख हों। बिल्कुल। लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल में अगर कोई सीट मुस्लिम उम्मीदवार के लिए आरक्षित है तो उस क्षेत्र में केवल और केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट डाल सकते हैं। और जिन्ना को लगता था कि सैनिक प्रणाली में जो मुस्लिम नेता चुनकर आएंगे वे बहुसंख्यक आबादी के दबाव में काम करेंगे। हाँ, वे मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे। इसी डर को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व का एक पक्का गणित सामने रखा। जो उनका एक और प्रमुख सूत्र था कि केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किसी भी हाल में 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। उस समय मुसलमानों की आबादी करीब 25% थी, लेकिन जिन्ना 33% प्रतिनिधित्व मांग रहे थे, ताकि केंद्र में उन्हें एक वेटेज मिल सके और कोई भी फैसला उन पर थोपा ना जा सके।
इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी शर्त रखी कि केंद्र हो या प्रांत, किसी भी मंत्रिमंडल में कम से कम 1/3 मुस्लिम मंत्री होने ही चाहिए। तो ये तो हो गई सीटों और सरकार में हिस्सेदारी की बात। लेकिन इन 14 सूत्रों में कुछ बहुत ही विशिष्ट भौगोलिक और क्षेत्रीय मांगें भी शामिल थीं। और यहीं से उनके राजनीतिक विजन की गहराई का पता चलता है। जिन्ना मानचित्र को देखकर एक रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मांग की कि सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक स्वतंत्र प्रांत बनाया जाए। इसके पीछे का तर्क बहुत ही रणनीतिक था। सिंध एक मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा होने के कारण वहां की कुल आबादी में मुसलमानों की राजनीतिक ताकत बहुत कम हो जाती थी। तो इसे अलग करने से भारत के नक्शे पर एक नया मुस्लिम बहुल प्रांत उभर कर आता। साथ ही उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, जिसे हम NWFP कहते हैं, और बलूचिस्तान को लेकर भी बड़ी मांग रखी, क्योंकि उस समय इन क्षेत्रों को पूर्ण प्रांत का दर्जा नहीं मिला हुआ था। जिन्ना ने सूत्र में शामिल किया कि NWFP और बलूचिस्तान में भी अन्य प्रांतों की तरह ही संवैधानिक सुधार लागू किए जाएं। और एक बात ये भी थी कि भविष्य में कोई भी क्षेत्रीय पुनर्वितरण ऐसा न हो जिसका असर पंजाब, बंगाल और NWFP में मुस्लिम बहुमत पर पड़े। अगर इन भौगोलिक मांगों को हम एक साथ रखकर देखें, तो जिन्ना भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्व में मुस्लिम बहुल प्रांतों का एक ऐसा मजबूत ब्लॉक तैयार करना चाहते थे जो केंद्र के प्रभाव को संतुलित कर सके। वाकई ये सिर्फ प्रतिनिधित्व की लड़ाई नहीं थी, ये डेमोग्राफी और ज्योग्राफी को राजनीतिक हथियार बनाने की बहुत बड़ी रणनीति थी। बिल्कुल। और अब 14 सूत्रों की आखिरी श्रेणी पर आते हैं, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और कानूनी सुरक्षा से जुड़ी थी। इसमें सभी समुदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देने की बात कही गई थी, जिसमें विश्वास, पूजा, शिक्षा और धर्म प्रचार की आजादी शामिल थी। और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को योग्यता के आधार पर पर्याप्त हिस्सा मिलने की मांग भी थी। लेकिन इसी श्रेणी में एक सूत्र ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया। हाँ, वीटो शक्ति वाला सूत्र। बिल्कुल। इस सूत्र के अनुसार किसी भी विधायिका में कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं होना चाहिए जब तक कि उस निकाय में किसी विशेष समुदाय के 3/4 सदस्य उसका विरोध न करें। मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात थी। अगर कोई बिल पेश होता है और किसी समुदाय के 75% विधायकों को लगता है कि ये उनके हितों के खिलाफ है, तो वो बिल वहीं खत्म हो जाएगा। एक तरह से ये सरकार के किसी भी काम को रोकने का बहुत बड़ा हथियार था। और अंतिम सूत्र ये था कि संविधान में मुस्लिम संस्कृति, धर्म, शिक्षा, वैयक्तिक कानून और धर्मार्थ संस्थाओं की सुरक्षा के लिए स्पष्ट उपाय किए जाएं। तो कुल मिलाकर जिन्ना ने राजनीति, भूगोल, धर्म और प्रशासन हर मोर्चे पर अपनी शर्तें रख दी थीं। ये सब देखकर ये साफ समझ आता है कि ये कोई साधारण मांगों की लिस्ट नहीं थी, बल्कि एक पूरा राजनीतिक घोषणा पत्र था। बिल्कुल। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इन मांगों को लेकर बाकी राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू ने इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस ने तो इसे जिन्ना के हास्यास्पद 14 सूत्र तक कह दिया था। उनका तर्क ये था कि ये मांगे राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हैं और इनसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस का मानना था कि अगर 1/3 आरक्षण, पृथक निर्वाचक मंडल और वीटो पावर जैसी बातें मान ली गईं, तो भारत हमेशा के लिए अलग अलग टुकड़ों में बटा रहेगा। लेकिन अगर हम मुस्लिम लीग के नजरिए से देखें तो इन 14 सूत्रों ने उनके लिए एक संजीवनी का काम किया। क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग कई छोटे गुटों में बटी हुई थी। कोई जिन्ना के साथ था तो कोई मोहम्मद शफी के साथ, लेकिन इन सूत्रों ने उन सभी बिखरे हुए गुटों को एकजुट कर दिया। और जिन्ना रातों रात मुसलमानों के सबसे मजबूत नेता बनकर उभरे। और इस पूरी तनातनी के बीच हमें ब्रिटिश सरकार के रुख को नहीं भूलना चाहिए। अंग्रेज तो बस इसी मौके की तलाश में रहते थे। उनकी फूट डालो और राज करो की नीति के लिए ये एकदम सही मौका था। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक गतिरोध पैदा हुआ तो अंग्रेजों को ये कहने का बहाना मिल गया कि भारतीय नेता तो आपस में ही एकमत नहीं है। और आगे चलकर जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए तो वहां भी इन्हीं 14 सूत्रों की गूंज सुनाई दी, जिसका सबसे बड़ा परिणाम 1932 में सामने आया, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपना सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड घोषित किया। इस अवार्ड में ब्रिटिश सरकार ने जिन्ना की कई मांगों को मान लिया था ना? बिल्कुल। विशेषकर पृथक निर्वाचक मंडल को बनाए रखना। एक तरह से अंग्रेजों ने जिन्ना के फॉर्मूले को
राष्ट्रवादियों के खिलाफ ढाल बना लिया था। तो अगर हम इन सभी घटनाओं का विश्लेषण करें तो इतिहासकार इन 14 सूत्रों के दीर्घकालिक प्रभाव को किस तरह देखते हैं? इतिहासकारों का स्पष्ट मानना है कि यद्यपि ये मांगे शुरू में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए रखी गई थी, लेकिन अंततः इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया, जिसे हम पाकिस्तान के निर्माण की पहली सीढ़ी या ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। बिल्कुल। इन सूत्रों ने ये लगभग तय कर दिया था कि अब हिंदू और मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व का एक मंच पर बिना शर्त आना संभव नहीं है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये समझना जरूरी है कि इतिहास में घटनाएं अलग-अलग नहीं होती, सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह जुड़ी होती हैं। साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो बर्किनहेड ने चुनौती दी, चुनौती के जवाब में नेहरू रिपोर्ट आई, और नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों के विरोध में जिन्ना के 14 सूत्र सामने आए। इसी श्रृंखला ने भारत के राजनीतिक भविष्य की दिशा बदल दी। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को रटने के बजाय अगर इसकी राजनीति को समझा जाए तो ये विषय बहुत रोचक हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही रोचक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचने वाली बात है कि अगर इतिहास को एक अलग नजरिए से देखा जाए। कैसा नजरिया? कल्पना कीजिए कि यदि 1928 के उस कैलकाटा सम्मेलन में कांग्रेस ने जिन्ना के उन 3 शुरुआती संशोधनों को मान लिया होता तो क्या होता? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या जिन्ना कभी 1929 में ये 14 उग्र मांगे सामने रखते? क्या उस एक छोटे से समझौते से उपमहाद्वीप का विभाजन रुक सकता था? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर उस दिन कलकत्ता में सहमति बन गई होती तो शायद आज इतिहास और नक्शा दोनों कुछ और ही होते। इतिहास पढ़ने का असली मजा ही इन सवालों में है। एकदम सही बात है। तो इस ऐतिहासिक यात्रा और गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत आभार। उम्मीद है जानकारी आपके मेरा मतलब है सभी सुनने वालों और छात्रों के लिए बहुत काम आएगी। इसी तरह ऐतिहासिक घटनाओं की गहराई से पड़ताल करने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले विषय के साथ।